हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल मार्केट की सीरीज में लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे आज हम डेरिवेटिव मार्केट्स को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर रखा है कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट कवर कर लिया है, फिर कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये भी हमने कवर कर लिया है, और हमने कवर किया है इक्विटी मार्केट। तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेरिवेटिव होता क्या है। देखिए, जब कोई चीज अपनी वैल्यू किसी और चीज के थ्रू डिराइव करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव। इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए मेरे को बनाना है कर्ड। तो कर्ड बनाने के लिए मेरे को क्या चीज चाहिए होगी, मिल्क। तो मिल्क का यूज करके मैंने कर्ड बनाया, तो यहाँ पे कर्ड क्या कहलाया जाएगा, डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसने वैल्यू अपनी कहां से डिराइव की, बाय यूजिंग मिल्क। तो कर्ड क्या हुआ यहाँ पे, डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है। देखिए, जिस चीज का यूज किया जाता है किसी चीज को डिराइव करने में, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, अंडरलाइंग एसेट। मतलब यहाँ पे देखो, कर्ड बनाने के लिए हमने किस चीज का यूज किया, मिल्क का यूज किया। तो मिल्क क्या कहलाया जाएगा मेरा, अंडरलाइंग एसेट्स। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी जो अंडरलाइंग एसेट्स है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और वहीं अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। देखो, अगर हम मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की, तो वहां पे दही दूध की बात नहीं होती, वहां पे स्टॉक्स, कमोडिटीज, इन सब की बात होती है। तो अगर मैं स्टॉक को यूज करके किसी चीज को डिराइव करता हूं, ठीक है, स्टॉक का यूज करके डेरिवेटिव बनाता हूं, तो अंडरलाइंग एसेट्स क्या होगा मेरा, स्टॉक्स होगा। वहीं अगर मैं बॉन्ड्स का यूज करके डेरिवेटिव बनाता हूं तो मेरा अंडरलाइंग एसेट्स क्या होगा, बॉन्ड। और अगर मैं कमोडिटी का यूज करता हूं, कमोडिटी क्या क्या होती है हमारी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये हमारा बुलियन एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो कमोडिटी जब यूज करेंगे मैं डेरिवेटिव में, तो अंडरलाइंग एसेट क्या होगी मेरी, कमोडिटी होगी। तो ये था हमारा डेरिवेटिव। बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट की। तो डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली आपके दो तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस की डील कहाँ कर रहे हो आप, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो वाइल ट्रेडिंग। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस अगर मैं बात करूं तो वो फर्दर दो चीजों में कैटेगराइज्ड है। एक होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, दूसरा होता है ओटीसी, ओवर द काउंटर। वहीं अगर मैं मेथड की बात करूं तो टोटल आपके पास चार मेथड है। एक होता है फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस एंड स्वैप। तो पहले बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तो ठीक है, सबसे पहले आ रहा है हमारा ओटीसी डेरिवेटिव। ओटीसी क्या होता है हमारा, ओवर द काउंटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, वो आपस में मिलती हैं, और इनको मिलाता कौन है, या तो वो ये काम करेगा ब्रोकर कोई, या तो फिर कोई डीलर ये काम करेगा। ये दोनों पार्टीज को आपस में मिलाएगा और ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी, और ये डील आपस में खत्म कर देंगी। आपस में मिलेंगी और एक दूसरे की नीड समझेंगी और एक डील कर लेंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा बेसिकली ओवर द काउंटर। पर वहीं अगर मैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज होती है, दोनों पार्टीज मिलती हैं, पर इसमें कौन इन्वॉल्व होता है इनके बीच में, इनके बीच होता है एक स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि हमारा बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, ठीक है, या बुलियन एक्सचेंज हो गया। तो बीच में इन दोनों पार्टीज के बीच में कौन होता है, स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो, अब जाहिर सी बात है, जब दोनों पार्टीज आपस में डील कर रही हैं तो इसमें से कोई एक पार्टी मुकर भी सकती है, पर बीच में जब स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया तो दोनों में से कोई भी पार्टी मुकरेगी नहीं, तो ये ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ज्यादा सिक्योर होता है, वहीं ओटीसी क्या होता है, ये लेस सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें से कोई भी पार्टी मुकर सकती है। और अगर हम बात करें देखो रिक्वायरमेंट्स की, तो जब आप दो पार्टीज आपस में मिल रहे हो तो आप डील जो है वो अपनी मर्जी के अनुसार कैसे भी मॉडिफाई एडजस्ट कर सकते हो। पर जब डील हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो देखो स्टॉक एक्सचेंज के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही डील होगी। तो देखो, अगर आपको डील में थोड़ा लेवरेज लेना है कि भाई मेरी मर्जी से ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बेटर कौन सा है, ओटीसी डेरिवेटिव। पर अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए ज्यादा तो कौन सा बेटर है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टाइप्स ऑफ मेथड का, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स क्या क्या होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं हम यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। हमने ले रखा है एक सेलर, जो कि है हमारा एक फार्मर जो आलू की खेती करता है, जिसको हम पोटैटो भी बोलते हैं। वहीं जो हमारा बायर है वो है हमारी लेस कंपनी, जो क्या बनाती है, चिप्स बनाती है। तो जो हमारा फार्मर है, इसकी फसल नेक्स्ट मंथ 20 अप्रैल को रेडी हो जाएगी बेचने के लिए। ठीक है, वो रेडी हो जाएगी बेचने के लिए नेक्स्ट मंथ।
तो फार्मर ने एक दिन बैठ के कैलकुलेशन की इसको फार्मिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, जिसमें आपकी ट्रैक्टर की कॉस्ट हो गई, फिर आपकी सीड्स की कॉस्ट हो गई, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट हो गई, फिर जो इसने मजदूर लगा रखे हैं उन सब की कॉस्ट हो गई। तो वो सब इसने कैलकुलेट किया और इसने कंक्लूजन पे निकला कि अगर इसको प्रॉफिट कमाना है तो इसको मिनिमम अमाउंट कितना बेचना पड़ेगा, मतलब कम से कम कितने पे आलू बेच सकता है ये, ₹10 पर केजी। इससे नीचे नहीं बेच सकता अगर इसको प्रॉफिट कमाना है। तो अगर ये ₹10 पर केजी आलू बेचता है तो इसको प्रॉफिट होगा, अगर इससे नीचे जाएगा तो इसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और ज्यादा नीचे जाएगा तो इसको उल्टा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको प्रॉफिट कमाना है तो मिनिमम अमाउंट कितना बेचना पड़ेगा आलू को, ₹10 पर केजी। वहीं लेस कंपनी ने भी अपनी चिप्स की प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाली, जिसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, फिर आपकी मशीनरी कॉस्ट हो गई, एम्प्लॉय सैलरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गई, फिर पैकिंग कॉस्ट हो गई, वो सब कैलकुलेट किया इन्होंने। और इन्होंने भी एक चीज एस्टिमेट लगाई कि ये मैक्सिमम अमाउंट जिस पे ये बाजार से आलू खरीद सकते हैं अपने चिप्स के लिए वो कितना है, ₹30 पर केजी। अगर इससे ऊपर पे अगर ये आलू खरीदते हैं बाजार से तो इनको चिप्स बेच के कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर इनको भी प्रॉफिट कमाना है तो ज्यादा से ज्यादा कितने पे खरीद सकते हैं आलू, ₹30 पर केजी पे। इससे कम पे खरीदेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और 30 पे खरीदेंगे तब भी प्रॉफिट होगा। पर इससे ऊपर अगर ₹31 पर केजी खरीद लिया इन्होंने आलू बाजार से तो इनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा चिप्स बेच के, और ज्यादा ऊपर जाएंगे तो उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो लेस कंपनी है और वो फार्मर है ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें लेस कंपनी कहती है देखो हमें पता है आपकी 20 अप्रैल तक फसल रेडी हो जाएगी बेचने को, ठीक है, तो आपने कहीं नहीं जाना है, आपने सीधा हमारे पास आना है और हम आपको 1 केजी का ₹15 दे देंगे। ठीक है, 1 केजी का, जिससे देखो आपको भी फायदा हो जाएगा, हमें भी फायदा हो जाएगा। तो फार्मर मान जाता है ये बात, ठीक है, फार्मर मान जाता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, आज प्रेजेंट डेट में आगे वाली डेट की डील कर दी और उसका प्राइस भी सेट कर दिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जिस प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है कि 20 तारीख को हम आप पे कितने रेट पे खरीदेंगे, ₹15 पर केजी। इस प्राइस को बोलते हैं हम फॉरवर्ड प्राइस। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक रिस्क होता है। वो क्या रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क, जिसको हम बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। अब ये क्या होता है इसको भी इसी एग्जांपल में समझते हैं। सपोज देखो 20 अप्रैल के आसपास क्या हुआ, मतलब समझ लो 15 अप्रैल के आसपास बारिश होगी बहुत ज्यादा, जिससे आलू की फसल खराब होगी। ठीक है, तो आलू की फसल खराब हो गई, पर इस फार्मर की इसने ना पहले ही आलू निकाल लिए थे जमीन से, तो इसकी फसल ठीक रही। ठीक है, तो अब देखो आलू की अगर फसल खराब हो गई तो जाहिर सी बात है आलू की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। और जिस भी चीज की शॉर्टेज हो जाती है ना उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब मार्केट में आलू बिक रहे हैं ₹25 पर केजी पे। ठीक है, अब फार्मर ने देखा, इस फार्मर को आ गया लालच, इसने देखा मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था लेस कंपनी के साथ वो था ₹15 पर केजी पे, और मार्केट पे रेट चल रहा है ₹25 केजी पे। तो फार्मर क्या करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर देता है और वो मार्केट में पैसे अपने आलू बेच देता है। अब वहीं दूसरा सिनेरियो रखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या, कि ना 20 अप्रैल के आसपास बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी फसल हुई आलू की। ठीक है, मार्केट में आलू ही आलू हो गया, हर जगह आलू ही आलू दिख रहे हैं। तो देखो जिस चीज का एक्सेस हो जाता है ना मार्केट में, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। अब क्या हुआ, ज्यादा मार्केट में ज्यादा आलू आ गए हैं, तो उससे क्या होगा, आलू का प्राइस गिर जाएगा। अब मार्केट में आलू मिल रहे हैं अ, समझ लो ₹10 पर केजी। ठीक है, 10 क्या, ₹8 पर केजी रख लो। ठीक है, ₹8 पर केजी मिल रहे हैं। अब लेस कंपनी ने देखा कि यार मैंने उस फार्मर के साथ तो ₹15 पे डील कर रखी थी, यहाँ पर मेरे को ₹8 पे आलू मिल रहे हैं, तो मेरी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या किया, लेस कंपनी ने ये डील मानने से मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट मानने से। तो जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मानने से मना कर देती है, ठीक है, तो क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क। इसमें काउंटर पार्टी रिस्क रहता है कि कभी भी कोई पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मानने से मना कर सकती है। तो इसको बोलते हैं हम काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये चीज इसमें ड्रॉबैक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और ये एग्जांपल किस चीज का है, ये है एग्जांपल ओटीसी का, जो हमने अभी पढ़ा था, ओवर द काउंटर। देखो यहाँ लेज और फार्मर जो है वो आपस में आके मिल रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, बीच में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ओवर द काउंटर का। ठीक है, और ये काउंटर पार्टी रिस्क होता है हमेशा ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक सेम टू सेम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। इसमें भी एक बायर होता है और एक होता है सेलर। पर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इनके बीच में होता है एक क्लियरिंग हाउस, जिसको हम क्या बोलते हैं,
स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसके बीच में होता है स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है ना वो कम हो जाता है, कम क्या, ना के बराबर होता है, क्योंकि इसकी गारंटी कौन देता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, स्टॉक एक्सचेंज गारंटी देता है, ठीक है। इसलिए फॉरवर्ड से बेटर कौन सा है, फ्यूचर। क्यों, इसमें आपको रिस्क कम है, कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ना माने इसकी संभावना ना के बराबर है। क्यों, क्योंकि बीच में एक जिम्मेदारी कौन ले रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ले रहा है। तो ये फर्क होता है आपका फॉरवर्ड और फ्यूचर में। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं हम स्वैप डेरिवेटिव की। तो स्वैप डेरिवेटिव में क्या होता है, बेसिकली दो पार्टीज आपस में मिलती हैं और ये स्वैप करती हैं। तो स्वैप का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना। अब क्या चीजें एक्सचेंज करती हैं ये आपस में, ये करती हैं या तो इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज या करेंसी को एक्सचेंज। तो बेसिकली आपका जो स्वैप है दो चीजों में डिवाइडेड है, एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप, दूसरा करेंसी स्वैप। अब ये होता क्या है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझ लो हमारी ये है कंपनी X और एक है कंपनी हमारी Y। कंपनी X जो है काफी पुरानी कंपनी है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। वही कंपनी Y जो है नई कंपनी है पर इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है, ठीक है। तो दोनों को अपने एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए था, लोन चाहिए था, और लोन का अमाउंट है 100 करोड़ रुपीस और टाइम है इनका समझ लो 10 ईयर्स। तो दोनों को ऐसा लोन चाहिए था, पर यहाँ पे ना दोनों की अपनी अपनी शर्त थी। जैसे कि कंपनी एक्स मैंने बताया आपको काफी पुरानी कंपनी है तो इसको मार्केट काफी अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेरे को जो अपने लोन पे इंटरेस्ट चाहिए ना वो चाहिए मेरे को वेरिएबल, या उसको बोल लो आप फ्लोटिंग। अब वहीं जो कंपनी वाई है ये काफी नई है मार्केट में, ठीक है, तो ये इतना रिस्क नहीं लेना चाहती, तो ये बोलती है कि मेरे को जो अपने लोन पे इंटरेस्ट चाहिए वो चाहिए फिक्स्ड। अब देखो मतलब क्या हुआ इस बात का, फ्लोटिंग का मतलब देखो, जैसे कि मैंने आज बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो आज मेरे को समझ लो 7% पे पड़ा लोन। पर जरूरी नहीं है मैं अगले साल आज की डेट में लोन लूंगा तो वो उनको 7% पे पड़े। क्यों, क्योंकि रेट जो है लोन के वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो कंपनी एक्स वैसा ही लोन चाहती है जो टाइम के साथ चेंज होता रहे, ठीक है। बढ़ रहा है तो बढ़ जाए कोई बात नहीं, कम हो रहा है तो कम हो जाए, पर लोन इसको कैसा चाहिए जिसका इंटरेस्ट वेरिएबल हो। और वही कंपनी एक्स के चलती, जैसे कि आज मैंने समझ लो 3% पर लोन ले लिया तो 10 साल तक वो 3% ही रहना चाहिए, मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी और ये अपनी अपनी डिमांड्स लेके चलेगी अपने अपने बैंक्स के पास। तो कंपनी एक्स का बैंक था बैंक ए और वही कंपनी वाई का बैंक था बैंक बी, ठीक है। कंपनी एक्स गई अपने बैंक के पास, बैंक ने देखा कंपनी काफी पुरानी है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो ये इसको ऑफर देता है। ऑफर क्या देता है कि देखो अगर आपने लोन लेना है वेरिएबल पे, अगर आपने लोन लेना है वेरिएबल पे तो वेरिएबल पे मिलेगा आपको माइबोर रेट पे, जो माइबोर का रेट चल रहा होगा उस पे मिलेगा। माइबोर क्या होता है आपका, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है, ये 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। और अगर वही एम की जगह एल लगा दो तो लाइबोर बन जाता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो माइबोर क्या होता है, ये टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता रहता है। तो कहता है अगर आपको वेरिएबल पे चाहिए तो हम आपको माइबोर का जो रेट चल रहा होगा वो दे देंगे। अगर 6% चल रहा होगा तो 6 दे देंगे, 7 चल रहा होगा तो 7 दे देंगे, ठीक है। और जैसे वो चेंज होता रहेगा आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहेगा। पर अगर आप अगर चाहो तो आप हमसे फिक्स्ड पे भी ले सकते हो और फिक्स्ड हम आपको लगा देंगे 7% पे, ठीक है। ये होगी बैंक ए का ऑफर कंपनी एक्स के लिए। अब कंपनी वाई जाती है अपने बैंक के पास, तो बैंक देखता है कंपनी यार नहीं है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी है पर कोई बात नहीं 10 साल चलेगी कि नहीं, तो थोड़ा रिस्क है। तो रिस्क है तो ये क्या कहता है कि हम आपको देखो वेरिएबल पे देंगे, अगर आप वेरिएबल पे लेना चाहो तो वेरिएबल हम आपको देंगे माइबोर +1%, ठीक है। और वहीं अगर आप हमसे फिक्स्ड पे लेना चाहो तो फिक्स देंगे हम आपको 10.5% पे। तो ठीक है, अब देखो कंपनी एक्स को क्या चाहिए था वेरिएबल, वो माइबोर पे ले लेगी। कंपनी वाई को क्या चाहिए था फिक्स्ड, वो 10.5% पे ले लेगी। पर ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में आएगा एक स्वैप बैंक। वो क्या बोलेगा, देखो आप इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं सबका प्रॉफिट कराऊंगा, बस भरोसा रखिए। कहते ठीक है। वो कहेगा कंपनी वाई को देखो आपको चाहिए फिक्स्ड पे ना, कोई बात नहीं, आप यहां से बैंक बी से पैसा उठाओ माइबोर +1% पे। तो कंपनी वाई बोलती है यार मेरे को तो फिक्स चाहिए, आप मेरे को वेरिएबल दिला रहे हो। कहते टेंशन मत लो, फिक्स्ड मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कहते कैसे, देखो आपने क्या करना है, आपने 8.5% ब्याज मेरे को देना है 100 करोड़ का, ठीक है, जो आपने लोन लिया है उसका 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मेरे को देना है, ठीक है। तो कंपनी वाई बोलती है यार ये क्या बात हुई, मैं माइबोर +1% बैंक को भी दूं 8.5% आपको भी दूं, मेरे को तो लोन काफी महंगा पड़ गया। कहते देखो टेंशन की कोई बात नहीं है, जो माइबोर का रेट होगा ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब माइबोर अगर देखो
समझो यहाँ पे बात को, अगर माइबोर समझ लो 5% चल रहा है, समझ लो, तो कंपनी वाई को बैंक बी से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा, 5 + 1 6%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5% जो है वो माइबोर है और 1% जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो स्वैप बैंक बोलता है देखो आप 8.5% मेरे को देना, जो माइबोर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना वो मैं आपको दे दिया करूंगा। तो इससे क्या होगा, देखो माइबोर से माइबोर कैंसिल, माइबोर की आपको टेंशन ही नहीं रही, माइबोर जितना भी होगा उतना मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। तो माइबोर से माइबोर कैंसिल हो गया आपका, तो आपको माइबोर की टेंशन ही नहीं रही। आपको अब टोटल लोन कितना देना है, इंटरेस्ट 1% देना है बैंक को और 8.5% देना है मेरे को। तो देखो आपका लोन हो गया फिक्स्ड। आपने बैंक से बेशक वेरिएबल पे उठाया था, मैंने आपका फिक्स्ड करा दिया ना, क्यों, क्योंकि माइबोर वाला रेट तो मैं आपको दे रहा हूं, तो माइबोर से माइबोर आपका कैंसिल हो गया। अब आपको सिर्फ 1% देना है बैंक को और 8.5% देना है मेरे को। और यहाँ पे देखो इससे क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरिएबल से क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। कहते हैं बात तो ठीक है, चलो ये मान जाती कंपनी भाई। अब ये कंपनी एक्स के पास जाता है, देखो और कंपनी एक्स को बोलता है आपको चाहिए वेरिएबल पे, कोई बात नहीं, आप जो है वो बैंक से उठाओ 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन। कंपनी एक्स कहती है यार मेरे को तो वेरिएबल चाहिए था, आप मेरे से साथ फिक्स्ड पे दिलवा रहे हो। कहते टेंशन मत लो, वेरिएबल आपका मैं बना दूंगा। कहते कैसे, देखो आपको वेरिएबल की टेंशन है ना, आप मेरे को माइबोर दिया करो हमेशा। ठीक है, आप मेरे को माइबोर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मेरे को दे दिया करो, बदले में मैं आपको 8% ब्याज दे दिया करूंगा। जो आपका लोन है उसका 8% मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, माइबोर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो लोन है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, तो कंपनी एक्स कहती है हाँ यार फायदा तो है इसमें। कैसे, देखो अगर कंपनी एक्स जो है वो सीधा बैंक से उठाती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, तो उसको क्या कितना रेट देना पड़ता, माइबोर वाला। ठीक है, पर अगर वो स्वैप बैंक की बात मानती है, तो देखो स्वैप बैंक से बात मानती है तो उसको क्या पड़ रहा है, देखो 7% बैंक को देना है, 8% उसको मिल रहा है, तो 1% का तो उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, अभी इस वाले पार्ट को हटा दूं, ठीक है, इसको मत देखो, उसको 7% बैंक को देना था, 8% उसको मिल रहा है, तो 1% का तो उसको प्रॉफिट ही हो गया। बदले में उसको देना कितना पड़ रहा है, सिर्फ माइबोर। तो उसको टोटल लोन कितना पड़ा, माइबोर उसको देना पड़ रहा है और 1% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1% इसमें माइनस कर दो, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा, माइबोर -1। और ये क्या बन गया, वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो बात क्या हुई, अगर कंपनी एक्स बैंक से डायरेक्ट वेरिएबल पे लेती तो उसको माइबोर देना पड़ता, पर अब कितना उसको देना पड़ रहा है, माइबोर -1। वहीं कंपनी वाई अगर डायरेक्ट बैंक से उठाती तो उसको कितना देना पड़ता, 10.5%। पर अब कितना देना पड़ रहा है, 8.5% यहाँ से और 1% यहाँ से, मतलब 9.5%। तो 1% इसने भी कमा लिया। पर इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो स्वैप बैंक सबसे चालाक निकला। वो कैसे, देखो माइबोर से माइबोर इसका भी कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो कंपनी एक्स ने जो माइबोर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको दिया बैंक को, बैंक ने वो पूरा का पूरा कंपनी वाई को दे दिया और कंपनी वाई ने पूरा का पूरा बैंक को दे दिया, तो ये माइबोर 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 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी वाई स्वैप बैंक को दिया 8.5%, स्वैप बैंक ने कंपनी एक्स को दिया 8%, बीच में जो 0.5% था वो कौन कमा गया, स्वैप बैंक कमा गया। तो देखो तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों ने पैसे कमा लिए। ठीक है, और इस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट स्वैप। ये होता है आपका इंटरेस्ट स्वैप का एग्जाम्पल। अब समझते हैं हम करेंसी स्वैप। देखो ये थोड़ा लंबा था पर समझाना बहुत जरूरी था, इससे ज्यादा बेसिक और क्लैरिटी से मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैंने पूरा एकदम क्लैरिटी से समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब बात करते हैं हम करेंसी स्वैप की। करेंसी स्वैप में क्या होता है, देखो इसमें भी काफी अच्छी बात मिलेगी आपको। समझ लो ये है इंडिया और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया की कंपनी है एक एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक कंपनी खोले एबीसी लिमिटेड। ठीक है, उसका पार्ट खोले एबीसी लिमिटेड। अब उसके लिए इसको चाहिए लोन। ठीक है, अब लोन चाहिए तो लोन क्या हो रहा है, अगर वो लोन लेती है इंडिया में तो इंडिया में पड़ेगा उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वहीं अगर वो ऑस्ट्रेलिया में लेती है तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है उसको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब वो क्या करे, देखो 14% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा महंगा है, इंडिया में 6% में मिलेगा, सस्ता है। पर इंडिया में जो लोन मिलेगा वो मिलेगा इसको रुपी पे, और ऑस्ट्रेलिया में जो लोन मिलेगा वो मिलेगा डॉलर में। और ऑस्ट्रेलिया में काम करना तो इसको डॉलर ही चाहिए होंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, इंडियन रुपीस तो वहां चलेंगे नहीं। तो अगर ये इंडिया में लोन लेती है और उसको फिर ऑस्ट्रेलिया रेमिट करती है, तो देखो करेंसी एक्सचेंज का जो चार्जेस होंगे, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी ना रुपीस से डॉलर में, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो भी पड़ेंगे इसको, तो ये वो भी नहीं चाहती। तो यहाँ पे बात क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या होगा,
कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी होगी, वो क्या होगी, समझ लो 123 लिमिटेड, और वो चाह रही होगी कि वो इंडिया में एक कंपनी अपनी ब्रांच खोले 123 लिमिटेड करके। अब उसको भी लोन चाहिए, ठीक है। अब उसका क्या है, उसको मिल रहा है लोन 12% पे ऑस्ट्रेलिया में, और उसको मिल रहा है यहाँ पे लोन 8% पे, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है 8% पे। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यार वो उसको ना यहाँ पे लोन लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ कमी पेशी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो यहाँ पे लोन ले नहीं पा रही, वरना इसको तो ज़्यादा फायदा था कि 8% पे मिल रहा है। अब वो यहाँ से 12% पे लोन ले और फिर यहाँ पे ट्रांसफर करे और चेंजेस करे, ठीक है, करेंसी को ट्रांसफर करके चेंज करने में, रुपये में कन्वर्ट करने में उसमें चार्जेस दे, तो इसको और महंगा पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये बोलेंगे, देखो कंपनी बोलेगी, देखो आपको मिल रहा है यहाँ पे 6% पे, है ना, आप ये 6% पे लोन लो और ये मेरे को दे दो। इससे क्या होगा कि मेरे को करेंसी चेंज नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है, और मेरे को रुपीज से रुपीज में मिल जाएंगे पैसे, क्योंकि इंडिया में काम करना है इसको, तो इसको रुपीज में पैसे चाहिए। तो कहेगी ये 6% पे आप लोन लो और ये हमें दे दो। बदले में हम क्या करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में आपको 14% पे लोन ले रहा है ना, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके बदले में 12% पे लोन लेंगे और वो आपको दे देंगे, और वो भी डॉलर्स में होगा, ठीक है, आपको करेंसी चेंज भी नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये होता है आपका बेसिकली क्या, करेंसी स्वैप, ठीक है। तो ये होता है एग्जांपल करेंसी स्वैप का। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम ऑप्शंस। तो बात करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन डेरिवेटिव की। तो देखो जो ऑप्शन डेरिवेटिव होता है बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आपको राइट मिलता है किसी भी चीज को खरीदने का या किसी भी चीज को बेचने का, पर यहाँ पे आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपको मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि आपको ये चीज खरीदनी ही पड़ेगी या बेचनी ही पड़ेगी। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आप गए एक इंस्टीट्यूट में, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसकी काफी ज्यादा फीस है, पर आपको डाउट है मन में कि यार मैं इतनी फीस देके इस इंस्टीट्यूट में समझ पाऊंगा चीज़ों को कि नहीं, इनका लेवल क्या है पढ़ाने का, वो मेरे को समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, इंस्टीट्यूट में गए और आपने बोला कि भाई मेरे को ना डेमो क्लास दीजिए। तो इंस्टीट्यूट वालों ने कहा ठीक है हम आपको डेमो क्लास देंगे, आप हमें 500 रुपये दीजिए और 3 दिन हमारी डेमो क्लासेस लगा के देख लीजिए। तो देखो इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने अपने लिए एक ऑप्शन बना लिया, क्या कि आप 3 दिन तक उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपको 3 दिन में पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं और उनकी वे ऑफ टीचिंग आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आपने अपने लिए एक ऑप्शन बना लिया। तो यहाँ पे देखो आपने क्या दिया, 500 रुपये दिया इस ऑप्शन को यूज करने के लिए। तो ये क्या बोला जाता है, ऑप्शन प्रीमियम बोला जाता है। तो जब भी आप ऑप्शन डेरिवेटिव का यूज करते हो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम चुकाना पड़ता है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, 500 रुपये दिया आपने। अब देखो 3 दिन आपने क्लासेस लगाई, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास देखो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इस इंस्टीट्यूट में इनरोल करो या चाहो तो ना करो। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इनरोल करोगे, नहीं समझ आ रहा तो नहीं करोगे इनरोल। पर आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोल सकता है, या आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने भाई हमारे इंस्टीट्यूट में 3 दिन क्लासेस लगाई है, अब आप हमारे इंस्टीट्यूट में इनरोल कीजिए ही कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है, 3 दिन बाद आप चाहो तो इनरोल करोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे, ठीक है, सिंपल बात है। तो यही आपको ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है। इसमें होता क्या बेसिकली, ये होता है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। एक होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का होल्डर, जिसने ये ऑप्शन डेरिवेटिव को प्रीमियम देके खरीदा हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है इसका होल्डर। और दूसरी तरफ क्या होता है इसका राइटर, जिसने ये ऑप्शन डेरिवेटिव लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जो होल्डर होता है उसके पास हमेशा क्या होता है, राइट होता है किसी भी चीज को बाय करने का या सेल करने का, पर उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको वो चीज बाय करनी ही पड़ेगी या सेल करनी ही पड़ेगी। पर अगर हम राइटर की बात करें तो उस पर हमेशा ऑब्लिगेशन होता है कि उसकी मजबूरी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का राइटर है, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है हमेशा चीजों को बाय करने का और सेल करने का, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, उसकी मजबूरी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आपके ऑप्शन डेरिवेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका कॉल ऑप्शन, एक होता है आपका पुट ऑप्शन। तो देखो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जो इस कॉल ऑप्शन का होल्डर होगा, ठीक है, जिसने प्रीमियम दिया होगा इस कॉल ऑप्शन को यूज करने के लिए, उसके पास हमेशा राइट होता है किसी भी चीज को बाय करने का। और वहीं जो इस कॉल ऑप्शन का राइटर होगा उसकी ऑब्लिगेशन होती है चीजों को सेल करने की। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो मैं हूं, ठीक है, और मैंने ये कॉल ऑप्शन खरीद रखा है प्रीमियम देके, तो मेरे को हमेशा राइट मिलेगा किसी भी चीज को खरीदने का, ठीक है, राइट मिलेगा। अब मेरी मर्जी है, मैं खरीदना चाहूं तो खरीदूंगा, नहीं खरीदना चाहूं तो ना खरीदूंगा।
पर देखो अगर मेरी मर्जी है कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ, तो जो इस कॉल ऑप्शन का राइटर होगा ना, उसकी मजबूरी है, उसको ये चीज बेचनी ही पड़ेगी। अगर जो कॉल ऑप्शन का होल्डर है वो इस चीज को खरीदना चाह रहा है, तो जो उसका राइटर होगा उसको वो चीज बेचनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको ये चीज बेचनी ही पड़ेगी। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, आपका जो होल्डर है उसको राइट मिलता है किसी भी चीज को बाय करने का। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं, तो पुट ऑप्शन में क्या होता है, जो पुट ऑप्शन का होल्डर होता है उसको ऑप्शन मिलता है किसी भी चीज को सेल करने का, ठीक है। तो जो पुट ऑप्शन का होल्डर होगा, जिसने ये पुट ऑप्शन खरीद रखा है प्रीमियम देके, उसके पास हमेशा राइट होता है किसी भी चीज को सेल करने का। और वहीं जो इस पुट ऑप्शन का राइटर होगा, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है इस चीज को बाय करने की, ठीक है। मतलब जो इस पुट ऑप्शन का होल्डर है, अगर वो चाहे तो चीजों को सेल कर सकता है, ना चाहे तो ना सेल करे। पर अगर वो चीजों को सेल कर रहा है, तो जो इस ऑप्शन का राइटर होगा उसको वो चीज खरीदनी ही पड़ेगी, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये था हमारा ऑप्शन डेरिवेटिव, इसमें हमने पूरा कवर कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा डेरिवेटिव्स कवर कर लिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं, फिर हमारे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो ये हमने पूरा डेरिवेटिव्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।